हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ 2018 का एसएसटी वाला पोर्शन आप लोगों का। तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। और वैसे सीरीज़ में अगर ओवरऑल अगर आपको कराऊँ तो 91, लेकिन हमारा यहाँ पर आज का जो पेपर है 2018 का, उसका एसएसटी सामाजिक अध्ययन वाला करा रही हूँ पार्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नांकित स्थलों में से किस स्थान से मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। तो आपने जैसे कि पहले भी आपने इससे पहले वाली क्लासेस में भी देखा था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कि मिट्टी के हल, मिट्टी के जुते हुए खेत कालीबंगन से थे। मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए अगर आपसे पूछता है तो वो आप याद रखेगा बनवाली, बनावली से। कहाँ से? बनवाली या बनावली यहाँ पर आता है। ऑप्शंस आपका डी हो जाएगा। ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हमारा जो कालीबंगा यहाँ से क्या है? राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ से जुते हुए खेत और पके हुए मिट्टी के हल, है ना, पके हुए मिट्टी के हल यहाँ से मिले हुए हैं। और अगर बात करें हम बनावली की खोज किसने करी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी। ये सरस्वती नदी के किनारे है। 1973-74 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित किस कालखंड में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित की गई? तो वो कौन सा कालखंड है जहाँ से मगध की राजधानी को जो है पाटलिपुत्र परिवर्तित किया गया था? सो ध्यान रखिएगा, ये है आपका कौन सा? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित की गई। हर्यक वंश का शासक था उदयन। उसने पाटलिपुत्र नगर यानी कि कुसुमपुरा को गठित किया था। उसने अपनी राजधानी राजगृह से यहाँ पर स्टैब्लिश करी, स्थानांतरित करी, ट्रांसफ़र करी। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके यहाँ पर बैठा था। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी थी, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यहाँ पर 93। क्या है? 93। निम्नांकित में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो वो कौन से शासक हैं जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी? सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वो रहे हैं कुषाण। कौन है? कुषाण। कुषाणों ने, कुषाण वंश के जो शासक है उन्होंने ही देवपुत्र की उपाधि टाइटल लिया। कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? कुजुल कड़फिसस ने करी थी। पूछा जाता है क्या किसने करी थी? कुजुल कड़फिसस ने की थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जो कनिष्क था इसने महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र की उपाधि धारण करी। कनिष्क के शासनकाल में ही फोर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुई, कहाँ पर हुई, कौन सी संगीति हुई, ये आपके एग्जाम्स में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति रची गई है? जो प्रयाग प्रशस्ति है, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, इनके द्वारा इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था, है ना। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए अलग अलग युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है अब हमारी यहाँ पर चारों बौद्ध संगीतियाँ। मैंने कहा ना, बौद्ध संगीतियों से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बौद्ध संगीति सबसे पहले हुई है राजगृह में हुई, 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई। किसके समय हुई? अजात शत्रु के टाइम पे हुई। और अध्यक्ष कौन थे वहाँ पर? महाकश्यप थे। फिर हुई है आपकी दूसरी हुई है 383 में, है ना, 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। और कालाशोक कौन था उस समय? शासक था। और सबाकामी कौन थे यहाँ पर? इस समय अध्यक्ष थे इस संगीति के, दूसरी वाली में। तीसरी हुई है 250 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में हुई। मोगलीपुत्र तिस्य कौन थे यहाँ पर? कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य यहाँ पर अध्यक्ष थे। चतुर्थ हुई है आपकी फर्स्ट सेंचुरीज में हुई है, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र अध्यक्ष थे। सो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 483 में हुई है पहली वाली। फिर आपकी वैशाली में हुई है, तो 2 और 1। और उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आती है आपकी कौन सी? 250 पाटलिपुत्र में हुई है, तो ये आपका फोर्थ, यानी कि ऑप्शंस डी के साथ हम जाएंगे।
ये आपको ना कहाँ पर हुई, कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष कौन था, ये हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। निम्नांकित में से किसने प्राचीन काल में सुदर्शन झील के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण में योगदान नहीं दिया? इससे पहले कल या परसों जो भी वीडियो आई है वहाँ पर बताया हुआ है सुदर्शन झील। तो देखो, मौर्यों ने इसका पुनर्निर्माण, शासकों ने, शकों ने करा, गुप्तों ने करा, लेकिन शुंगों ने नहीं किया है ना। प्राचीन काल में सुदर्शन झील का निर्माण मैंने कहाँ पर हुआ है? गुजरात के गिरनार में मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद इस झील का पुनरुद्धार गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त, शकों के सबसे प्रतापी राजा हुआ करते रुद्रदामन, इनके शासनकाल में कराया गया। और इसमें किसने नहीं दिया है? तो वो शुंगों ने नहीं दिया है, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में एरिथ्रियन शब्द किस सागर के लिए प्रयुक्त हुआ है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में एरिथ्रियन शब्द का प्रयोग हुआ है लाल सागर के लिए, रेड सी के लिए किया गया। जो प्राचीन यूनानी थे, यूनानियों के लिए एरिथ्रियन एक शब्द है जिसका यूज़ जो है वो रेड सी के लिए किया जाता था। फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को संदर्भित करने के लिए होता था। इस पुस्तक के लेखक के विषय में तो वैसे कोई भी जानकारी नहीं है। ये लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट होगा। निम्नांकित में से किसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए योगदान दिया है? तो सांची का जो स्तूप है उसके लिए किसने यहाँ पर योगदान दिया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। ठीक है, शाहजहां बेगम भोपाल मध्य प्रदेश रियासत की शासिका थी और सुल्तान जहां बेगम शाहजहां बेगम की बेटी थी। इन्होंने ही यहाँ पर वो करा था और भोपाल राज्य के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया है इनके नाम पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? जो स्टडीज ऑफ कॉइन्स होता है उसे मुद्राशास्त्र न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा सिक्का कॉइन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय में जंगम होते हैं। लिंगायत संप्रदाय जो होता है इसमें जो जंगम होते हैं उसका जंगम का मतलब होता है घुमंतु संत। क्या होता है? घुमंतु संत, ऑप्शन सी। जंगम वैसे एक संस्कृत का वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गतिशील, यानी कि घूमने वाला। और जो लिंगायत संप्रदाय है इसमें जब इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है तो एक व्यक्ति ऐसे प्रतीक के रूप में व्यक्त करता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर धार्मिक और नैतिक, है ना, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उनका प्रचार प्रसार करता है, प्रमोट करता है। और लिंगायत संप्रदाय जो है वो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फैला हुआ है। जंगम के दो वर्ग होते हैं, एक सथीरा और दूसरा चर जंगम होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य से महानवमी डिब्बा संबंधित है? तो ये आप लोगों का विजयनगर से इसका संबंध है। ये एक चौकोर और ऊंची संरचना है जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय जो थे, जो तुलु वंश है, एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने उदयगिरी जो कि करंट में उड़ीसा में, उस पर जीत पर इस स्मारक का निर्माण कराया था। इस संरचना का यूज राजाओं द्वारा युद्ध के लिए, सेनाओं का प्रदर्शन, संगीत प्रदर्शन, नवरात्रि समारोह, मतलब इनको देखने के लिए होता था। सो यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। तो ये था अफ्रीकी यात्री रहा है और 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक और सुल्तान ने ही इब्न बतूता, ऑप्शंस भी, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अपॉइंट किया, चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजा। और इब्न बतूता की एक पुस्तक का नाम है, कोई बताएगा, जिसमें तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है? रेहला। पूछा जाता है कि रेहला किसके द्वारा रची गई है? इब्न बतूता, जो मोरक्को का एक यात्री था। मुगल काल में निम्नांकित में से कौन तैनात ए रकब थे? तैनात ए रकब, है ना, तैनात ए रकब की अगर बात करते हैं तो 103 का जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दरबार में तैनात कुलीन वर्ग, है ना, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाए? नियुक्त एक अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संथालों से पहले राजमहल पहाड़ियों के निवासी कौन थे? तो संथालों से पहले राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के निवासी कौन थे?
तो वहाँ के थे पहाड़िया। कौन थी? पहाड़िया, ऑप्शन सी। लेकिन बाद में संथालों ने पहाड़िया लोगों से लड़ते हुए उन्हें पहाड़ के भीतरी भाग में रहने के लिए मजबूर किया। और ये कहाँ पर है पहाड़? ये हमारी जो राजमहल पहाड़िया है झारखंड में है, जो वहाँ का संथाल परगना में। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में विद्रोहियों का नेता था? इसमें बड़ौत परगने से थे, वर्तमान का जो बागपत डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें था शाहमल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया और बसाया गया था? ये है आप लोगों का कौन सा? शिमला, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा बसाया था इन्होंने? शिमला। 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और करंट में ये क्या है? हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और शिमला को वैसे शिमला के लोकल लैंग्वेज में से पहाड़ों की रानी कहते हैं, जैसे हमारे मसूरी को कहते हैं। निम्नांकित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम था या किस वर्ष में इसको गठित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, है ना। यहाँ पर देखो एक्ट के अंतर्गत, वैसे इसका आंसर होगा 1774 में। निम्नांकित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो 1774 में हुई, लेकिन 1773 के एक्ट के अंतर्गत। किसके? 1773 का जो एक्ट आया इसके तहत घोषणा होती है और 1774 में इसको गठित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर किस अधिनियम आएगा? तो 1773। किस वर्ष गठित किया गया है? तो वो 1774। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ट्विन सिस्टर। जो शुक्र है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी आकार और द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए। और इस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इनको कहा जाता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये कंडीशन आती है आपकी 22 दिसंबर को। कब आती है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर के ऊपर होता है, जिससे सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और इस समय उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में शीत ऋतु होती है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिससे सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती है। इस समय उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, नदियाँ आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपको पहले एक बार चीज़ें कराई हैं और PYQ के अंदर अभी हो चुका है क्वेश्चन। तो इसे बोला जाता है भौतिक, फिजिकल मैप हमारा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानचित्रों में सामान्यतः हरे रंग, मैंने वहाँ पर हरे रंग, भूरे रंग, हर चीज़ का आपको बताया था। मानचित्र के अंदर जो तो हमारा मैप होता है ना, उसमें कई कलर्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हरा रंग होता है मैदानों को दर्शाने के लिए। आप कई मैदान है ना, हरे भरे होते, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं नीले रंग का प्रयोग होता है झीलों को दर्शाने के लिए, नदियों, महासागर, है ना, नदियाँ, झील, महासागर, इन्हें नीले रंग से कहते हैं। लाल रंग का जो होता है वो राजमार्ग है, हवाई अड्डे हैं, सैन्य स्थल है, इनको। भूरे रंग का रेगिस्तान हो गया, है ना, और साथ में आपका राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ऐसा महाद्वीप है हमारा कौन सा पूरे विश्व में? और विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से जाती है। कर्क रेखा नाइजर, अल्जीरिया, मोरिटोनिया, मिस्र, लीबिया, माली, पश्चिमी सहारा। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यहाँ से जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए, ये आपका सेम डिक्टो क्वेश्चन पहले भी आया है, यानी कि 2018 में भी आया, उसके बाद के पेपरों में भी आया। देख लीजिए पेपर कौन सा था, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, पृथ्वी की सतह से सबसे पहले हमारा आता है शोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है,
फिर आपका कौन सा आ जाएगा, मध्य मंडल आ जाएगा, फिर आयन मंडल आएगा, फिर बाह्य मंडल आ जाएगा। तो सब क्षोभ मंडल के कौन सा वाला, सेकंड वाला, तो ये दो ऑप्शन ऐसे। फिर समताप मंडल आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है, किस टाइप का है? ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, या कैसा पर्वत है? तो अरावली सबसे पुराना और वलित पर्वत है। वलित ऑप्शन सी, मोड़दार। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान से दिल्ली तक विस्तृत है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, जो कि हमेशा एग्जाम्स में जीके का क्वेश्चन बनता है। भारत की दो प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, है ना। नर्मदा नदी है जिसका उद्गम होता है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से, और दूसरी है हमारी तापी नदी या ताप्ती नदी जिसका उद्गम स्थल है बेताल झील। सो यहाँ पर ऑप्शंस ए करेक्ट होगा। बाकी हमारी जो गोदावरी है, कृष्णा है ना, तो ये नदियाँ कावेरी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राज्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आप सभी जानते हैं भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसे क्या लगाना है, अगर आपको पता है पूर्व से पश्चिम, तो आपको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि दूसरा आ जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा मैंने बताया था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड आना चाहिए, तो फोर्थ हो जाएगा। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है आपका, छत्तीसगढ़ ये है, छत्तीसगढ़ 7th आना चाहिए। उसके बाद कौन सा जगह, एमपी, मध्य प्रदेश आ रहा है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ये आपका 5वां मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान ऑप्शन में है नहीं। फिर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है आपका 116 का बी करेक्ट आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है कि जितने ऑप्शन में जितने उन्होंने दे रखे हैं उतने ही आप, उत्तर प्रदेश से तो जाती नहीं है तो उसको क्यों लगाओगे। शैल जिसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं, आपको बताया था शैल किस में पाए जाते हैं, तो हमारी हैं अवसादी परतदार चट्टानें, यानी कि ऑप्शंस बी। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म और खनिज तेल पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के प्रमुख होता है जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट होता है, और इनका जो निर्माण होता है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनके समूहन से होता है। अगला क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर है घास के मैदान, और कहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। घास भूमि क्या होती है, वो क्षेत्र जहाँ शासकीय पौधों का प्रभुत्व होता है। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। जैसे सवाना घास के जो मैदान हैं वो मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका में, है ना, पूर्वी अफ्रीका में मिल देंगे, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। प्रियरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में आपको मिलते हैं, तो 4-3 हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। स्टेपी जो होते हैं वो मध्य एशिया में आपको देखने को मिलते हैं, और वेल्ड जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य या सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम मतलब असम में स्थित है? देखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा, मानस, ऑप्शन सी होगा, असम में है। अगर मैं काजीरंगा की बात करती हूँ तो काजीरंगा, नमेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा ये असम में है। और इसके अलावा कान्हा मध्य प्रदेश में आ जाता है, सरिस्का राजस्थान का है। दाचीगाम कहाँ का होगा आपका, जल्दी से कमेंट करो, JNK का हो जाएगा। रेड इंडियन मूल निवासी हैं कहाँ के, तो ये रेड इंडियन जो है ये हवाई जो द्वीप है ना, अलास्का, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का के भाग और हवाई द्वीप में उसकी सीमा के अंदर रहने वाले निवासी हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका के, ऑप्शन से हो जाएगा। गंगरी हिमानी स्थित है, गंगरी हिमानी स्थित है कहाँ पर, तो ये आता है JNK। अब होता है लद्दाख रीजन में, ऑप्शन यहाँ पे अगर लद्दाख ऑप्शन में तो JNK लगाएंगे। हिमानी या हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करती है और नीचे की ओर प्रवाहमान होती है।
सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, वोल्टारो, गंगोत्री, ये हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर, जिसमें हमारे इंडिया के अंदर सियाचिन ग्लेशियर, जिसे बैटल फील्ड कहा जाता है, हाईएस्ट बैटल फील्ड कहा जाता है वर्ल्ड का। इन निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर में बहती है ना लैब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है, जो कि बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू के मध्य प्रभाव प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड तट से होते हुए ग्रैंड बैंक के पूर्व से गुजरते हुए गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। सो ऑप्शन सी। और बाकी हमारा गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो की धारा, ये कैसी है? गर्म जल धारा है। अगला, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका नॉर्वे रहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मैं बता देती हूँ, इनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के संविधान को अंगीकृत, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, और अंगीकृत कब किया गया है? अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसे अपनाया कब गया था? तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। न्यायिक पुनरीक्षा एक विशेषता है किसकी? न्यायिक पुनरीक्षा अर्थात न्यायिक पुनर्वालोकन हम बात कर रहे हैं, है ना। न्यायिक पुनर्वालोकन की अगर बात करते हैं, और ये हमने अवधारणा कहाँ से ली है? यूएसए से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अपने संविधान में इसको एडॉप्ट किया हुआ है। सो यहाँ पर क्या है? संघात्मक सरकार की क्या होती है? एक विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रारंभ किया गया था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये आप लोगों का कहाँ पर है? हमारे संविधान, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मतलब भारत के संविधान में हमारा आर्टिकल है 326। उसके अकॉर्डिंग लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे। वीएम तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्क मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18। ये अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, अभी तक हमारे संविधान में एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए। अब ये जो संविधान संशोधन है ना, इसे बोला जाता है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोनों सदनों के मध्य सामान्य विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किया जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसका जो समाधान होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। यदि दोनों सदनों में सामान्य विधेयक को लेकर गतिरोध है तो, और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? ये भी पूछा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अभी तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। एक दहेज प्रतिषेध एक्ट आया था 1961 में, दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक आया था 1978, और दूसरा आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा 2002 में, तो तब यहाँ पर बुलाई गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गतिरोध उत्पन्न होता है तो कब कैसे करते हैं, और दूसरा किसको अधिकार है। और ये 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उनको बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इस चीज़ को आप माइंड में फिट कर लीजिए। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्यरत है तो उसे संबंधित राज्यों द्वारा समानुपातिक रूप में वेतन प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन डी। हमारा आर्टिकल आता है 158 का 3 क्लॉज 3 में ए जो है उसमें उसके तहत, है ना, उसके तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा वेतन भत्ते और उन राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में आवंटित करेगा। ये व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुई है। और आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। 14 दिन पहले उन्हें जो है लिखित सूचना दी जाती है, और राष्ट्रपति को ऐसे मामले में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार भी है। और जो ये महाभियोग है, संसद के किसी भी सदन पर राष्ट्रपति पर ये लगाया जा सकता है।
और दूसरा जो सदन लगाएगा उसका जो दूसरा अपोजिशन सदन होगा वो उसके आरोपों की जांच करता है। सो यहाँ पर 61वां ऑप्शन सी में यहाँ पर क्लियर बोला गया है। कानून के समान संरक्षण का आशय क्या है? कानून के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हमारा आर्टिकल 14 है, जिसके तहत कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को विधियों के समक्ष समाज संरक्षण का अधिकार प्रदान कर दिया। ये अधिकार देशी और विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का विचार हमने ब्रिटिश मूल से लिया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है। सो ये है हमारा समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल, है ना, तो यहाँ पर केवल कब हटा सकते हैं? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया, तो अक्टूबर 1993 को। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राज्यसभा के लिए उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? सो उत्तराखंड का ना एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है वो चीज़ कि उत्तराखंड में यहाँ पर पूछा राज्यसभा से 3 सीटें हैं, लोकसभा से 5 सीटें, टोटल कितनी हैं? अगर संसद में पूछेगा, एक क्वेश्चन पहले पूछा भी गया, टोटल हो जाएंगी 8, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा आपके संसद में ही आती है। दूसरा, विधानसभा सीट 70 हैं, 70 में से 15 रिजर्व है। अब ये 15 सीट में से भी एससी के लिए 13 सीट हैं, एसटी के लिए आपकी 2 सीट है। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है? महाभियोग प्रस्ताव में उसकी भूमिका नहीं होती है। 135 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, राज्य विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य। ये उनके चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के चयनित सदस्य भी इसका हिस्सा होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाना होता है तो विधानसभाओं के चयनित सदस्यों की भूमिका 0 हो जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल संसद के सदस्यों का होता है। यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन किया जाता है तो निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन अनिवार्य होगा? तो ये होता है आपका कहाँ पर? प्रथम अनुसूची, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा? आर्टिकल 24। कौन सा है? 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिष्टाचार के अनुरूप निम्न में से कौन वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर होते हैं? तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन होगा? अगर देखते हैं तो इनमें भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा, इसमें सबसे ऊपर होता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग संवैधानिक पदों पर विराजमान पदासीन व्यक्तियों में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं। तो 5वें नंबर पर भूतपूर्व आ जाते हैं। सो ऐसे में भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर लोकसभा का अध्यक्ष आता है। सो भाई बताओ इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन सी, अपने राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसके चुनाव होने अनिवार्य हैं कितने माह के अंदर? यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, आर्टिकल हमारा आता है 243, उसका क्लॉज ई है, जहाँ पर संविधान में प्रावधान किया गया है कि 6 माह के अंदर जो है वो चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। और पंचायत निर्धारित कार्यकाल इसका जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उसका किस प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है? तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो इसका। सो देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ 140, ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। किस में आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद लागू किए जाने के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सो ये थे आपके PN भगवती। कौन थे? PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? सो सांस्कृतिक उपयोग, पर्यावरण चेतना, सामाजिक प्रतिबद्धता, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट आता है शिक्षण सहयोगी युक्ति के रूप में शैक्षिक भ्रमण का सर्वप्रमुख लाभ क्या है? इसका होता है प्रत्यक्ष अवलोकन, वास्तविक समझ, अधिक प्रतिधारण की शक्ति, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के गुण हैं या है? मानवीय संबंधों के विकास की कला, विभिन्न कौशलों का ज्ञाता, सहायक सामग्री के उपयोग का कौशल, ऑल ऑफ दिस। सभी गुण उसमें होने चाहिए, ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि क्या है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्राचीन विधि रही है वो कौन सी रही है पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, तो इसका आंसर देंगे आप लोग, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया विधि है। तो ये है व्याख्यान विधि रही है, लेक्चर बेस्ड है, जहाँ पर बच्चे कई बार बोर हो जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है, उसने क्या विकसित किया है? ज्योग्राफी से रिलेटेड अवलोकन कौशल को, ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा 8वीं की छात्रों को मतदान प्रक्रिया को पढ़ाना चाहता है, उसे जिस सबसे उपयुक्त विधि का उपयोग करना चाहिए, तो किस विधि के द्वारा इसको पढ़ाएगा? प्रोजेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू? प्रोजेक्ट मेथड्स के थ्रू, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान को सिखाना चाहता है, उसे किस प्रकार के मानचित्र चाहिए? विश्व भौतिक, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह गतिविधि आधारित शिक्षण करे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक रबी और खरीफ की फसलों के बारे में कुछ लिखता है ताकि बच्चे समझने में सक्षम हो, यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? तो ये आता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव्स के अंतर्गत आता है, ऑप्शन से यहाँ पर से हो जाएगा। तो ये था आपका 2018 एसएसटी वाला पार्ट जो आप लोगों को मैं करा रही हूँ। सीडीपी मैंने आपको करा दिया, अब एसएसटी पे हम चल रहे हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।